भी चीजें आप लोगों के माइंड में हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सिलेबस आप लोग कर चुके हैं, ऑलमोस्ट तैयारी आप लोगों की है। एक जरूरी चीज ये है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अभी तक जितना भी जैसे आप लोगों का सिलेबस है, वो सिलेबस मैंने जो भी करा रखा है वो आपको बड़ा इजीली 12th की बुक्स में मिल जाएगा। एक्चुअल में जो सिलेबस है आप लोगों का ईएमआरएस वाला, वो सारा का सारा वही दिया है 12th लेवल से। जैसे मैं अगर बात करूं तो जो वेस्टर्न होता है, वेस्टर्न आता है आपका एमए में। एमए में पढ़ते हैं आप, इससे पहले वेस्टर्न पढ़ते ही नहीं। ग्रेजुएशन में अगर आप देखेंगे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से जब आप लोग करते हैं तो इसमें सिर्फ इंडियन पढ़ाया जाता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चलते हैं तो सीबीएसई बोर्ड की बुक आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें इंडियन दे रखा है, और इंडियन को ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, ज्यादा डिटेल आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ठीक, बट जितना दिया है सारा का सारा जो सिलेबस आप लोगों का दे रखा है, टाइम पीरियड आप लोगों का दे रखा है, वो सब 12th लेवल से दे रखा है। तो जो सिलेबस है आपका 12th लेवल से ऊपर का नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, नेक्स्ट जो संडे है 24 का उसको ही आपका एग्जाम है। तो एक बार आज इस क्लास के बाद आप लोग अपना सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करेंगे, जो चीजें आज मैं बता रही हूं आप लोगों को। देखिए जो फर्स्ट पेपर है आपका वो भी आपका इसी लेवल का आएगा, जो हाई स्कूल तक का है, 12th तक का है, जैसे जो भी फर्स्ट पेपर का दे रखा है वो उतना ही आएगा, ज्यादा आपका टफ पेपर नहीं आने वाला है। क्योंकि ये चीजें मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये हमारे, और फर्स्ट टाइम में कोई भी पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा, क्योंकि एक तो इसमें बंदे बहुत ज्यादा नहीं है, कैंडिडेट बहुत कम है। कैंडिडेट की भीड़ तब होती जब इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो इस तरह की नहीं होती कि बीएड उन्होंने मांग रखा है और फाइन आर्ट्स वालों को ही मौका दे रखा है। ठीक है, तो क्लियर है ये चीजें। तो अब देखिए इसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स भी दिखाऊंगी जो 12th की हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आपको सारा सिलेबस उसमें से करा रखा है। मैं ऑलमोस्ट जो चीजें होती हैं मेन मेन वाली मैं कराती ही एनसीईआरटी की बुक से हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था कई बार क्लासेस में, एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप लोगों के आसपास कहीं से मिलती हैं तो एक बार उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं क्लास में कई बार करा भी देती हूँ अगर टाइम होता है तो, अदरवाइज इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बने होते हैं। तो सिंधु घाटी की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, समय इन्होंने अपना इसलिए दे रखा है क्योंकि आज तक भी अगर आप देखें सिंधु घाटी की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो समय है वो समय कहीं पर भी एक, मैं कहूंगी कि अभी है ही नहीं, कंफर्मली नहीं है कि ये समय है। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग एक तय किया गया है, लेकिन इन्होंने अपना समय दे दिया है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अब वो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। अगर इससे अलग आप लोग वहां पर समय मेंशन करते हैं या कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने पहले से ही दे रखा है, वो उसी को मानेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, आपको इसी समय को लेकर चलना है। अब देखिए अवधि और स्थान क्या है, अवधि और स्थान इन्होंने लिख ही रखा है, दो इन्होंने दे रखे हैं स्थान, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी की किनारे पर। तो एक इसका इंट्रो जो वाला पार्ट हो जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है क्लास में, बड़े अच्छे से लिखवा दिया है, और ये मेरी गारंटी है इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। तो विस्तार, अब इन्होंने एक लाइन यहां पर दे रखी है, विस्तार 1500 मील का दे रखा है। देखिए अगर हम बात करें तो जो सिंधु सभ्यता का जो पूरा समूचा एक क्षेत्र है उसकी मैं बात करूं तो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका मतलब इन्होंने उसका बहुत छोटा सा पार्ट दे रखा है। तो इसमें आपको जैसे ये पढ़ा आपने, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और जैसे मैं कहूं चंदहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, ये कुछ क्षेत्र आपको करने हैं, और ये वही क्षेत्र हैं जो मैंने करवा रखे हैं। 6 क्षेत्र हैं मेनली, वो मैंने करवाए हुए हैं, मेन मेन मैंने आपको करवाए हुए हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं भागना है। तो सिलेबस आपका बहुत इजी दे रखा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, खुदाई से लेकर उसके स्थल क्या क्या मिला है उस तक पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, ये चीजें वही हैं जो विस्तार है, इन्होंने वही विस्तार से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है नीचे। तो आप अगर इसको भी देख रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने वो चीज यहां मेंशन कर दी है, आपको कुछ अलग से खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर। तो रोपड़ को याद करना है, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनवाली और धोलावीरा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। ये मैंने सारे स्थान लिखवा दिए हैं, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक,
अब देखिएगा, अब बात आती है इसी सभ्यता की वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए। वास्तुकला और मूर्तिकला मतलब टेराकोटा की मूर्तियां इन्होंने पूछी, मूर्तियां और टेराकोटा। नाचती हुई लड़की मोहनजोदड़ो से, जो कि कांसे में बनी हुई है, इसकी इन्होंने पूरी माप इसलिए दे रखी है। 2021 में जो क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है मोस्टली कैंडिडेट्स का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि रीता प्रताप की बुक में आई थिंक 9.5 उन्होंने दिया हुआ है, जो कि उन्होंने आज तक अपडेट नहीं किया। यहां तक कि आप देखेंगे कुछ एनसीईआरटी की बुक्स आज, क्योंकि आज भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जहां पर ये सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय में, वहां माप एग्जैक्ट यही लिखी हुई है, तो आपको वही माप लेकर चलनी है। इसका समय भी इन्होंने दे दिया है और ये कहां सुरक्षित है वो भी दे दिया है। नेक्स्ट है मातृ देवी की प्रतिमा, क्योंकि ये बहुत चर्चित है और हमेशा जब भी इंडियन आर्ट पूछा जाता है या पूछा जाएगा तब ये नृत्य करती हुई लड़की ये जरूर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मातृ देवी की प्रतिमा, टेराकोटा में बनी है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। उसकी माप इन्होंने दे रखी है 22 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर, लगभग 2500 ईसा पूर्व की है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्लियर। मोहरे में आपका बैल, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, पत्थर में, उसकी माप भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, कहां सुरक्षित है वो भी दे रखा है। मैं हमेशा एक चीज क्लास में बोलती हूं कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें मोस्टली फेमस चीजें सुरक्षित हैं। यहाँ पर जितनी पेंटिंग, जितनी मूर्तियां, जो भी चीजें यहाँ पर सुरक्षित हैं, चाहे वो किसी भी आर्टिस्ट की है, किसी भी शैली से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आती है एग्जाम में। ठीक, अब आप देख रहे हैं पूरा जो ईएमआरएस को जब मैं पढ़ाने चली थी इसको, तब मैंने देखा कि सारी चीजें इसने वही पूछ रखी हैं जो दिल्ली में सुरक्षित हैं। अभी आप सैलियो से भी देखेंगे तो सारी पेंटिंग वही पूछी गई है। नेक्स्ट है चार मिट्टी, ये है नंबर 4 पे था, मिट्टी के बर्तनों पर सजावट जो की गई है वो किस रंग से की गई है, किस तरह से की गई है और वो किस समय की मिलती है। ठीक है, वो सारा कुछ आपको मैंने लिखवाई रखा है। मंदिर की मूर्तिकला कांस्य इंडो इस्लामिक वास्तुकला 5वीं से 13वीं शताब्दी, ये समय आप फोकस, 5वीं से 13वीं शताब्दी। और इधर लिखा हुआ है मंदिर की मूर्तिकला, और सारे मंदिर दे रखे हैं कांसे में, और इंडो इस्लामिक वास्तुकला भी दे रखी है। तो ऐसा नहीं खाली मंदिर कला पूछी है, वास्तुकला पूरी दे रखी है, इंडो इस्लामिक भी दी है, और साथ साथ इसके समय इन्होंने दे दिया कि इस समय के बीच जितना आता है। गुप्त काल में जो मंदिर बने थे वो स्पेशली कैसे बने थे, स्टार्टिंग में आप देखें तो वो लकड़ी के बने थे और वो छोटे थे, उनमें एक ही गर्भगृह में जो खाली एक गर्भगृह होता था। धीरे धीरे उन मंदिरों का विकास हुआ, तो का परिचय इसमें देना, देखिए वही दे दिया इन्होंने यहाँ से 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। इसका मतलब जो पहले जो मंदिर बने थे वो लकड़ी के बने, वो सब आपको नहीं करना, आपको वहां से करना जहां से मेन मंदिर बनना शुरू हो चुके थे, जो जहां से मैंने आपको पढ़ाए भी है। मंदिर मूर्तियों का अध्ययन, गंगा अवतरण, ये भी मैंने लिखवा रखा है, पल्लव काल का है, महाबलीपुरम। ये मैं खाली एमआरएस के लिए नहीं समझा रही हूँ, बाकी टीजीटी वाले कभी सो जाएं, स्पेशली टीजीटी में भी यही सब आना है, इंडियन तो सब में आता है, केवीएस में भी यही आना है, डीएसएसबी में भी यही आना है, एनबीएस में भी यही आएगा। और अगर आप आगे एलटी का देने जा रहे हैं, चाहे यूपी का या उत्तराखंड का या राजस्थान का या हरियाणा का, किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं या यूजीसी का देने जा रहे हैं, तो ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, 70% आप लोगों को इसी में से आना है। ठीक है, मारू रागनी साहबदीन, मुझे लगता है मेवाड़ स्कूल से संबंधित है, उदयपुर, 18वीं शताब्दी का है। ठीक है, ये मैंने लिखवा रखे हैं, आपको नोट्स में लिखवा रखे हैं, और ये भी दिल्ली में ही सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात है दिल्ली में, सारे चित्र दिल्ली में सुरक्षित हैं, जितने ऊपर से लेके नीचे तक आप देख रहे हैं सब लिखवाए हुए, सबके सब दिल्ली में सुरक्षित हैं। ठीक, और ये जो है जैसे कि मारू रागनी, रागनी मारू रागनी से मैंने समझा रखा है, रागनियों से लिया हुआ है। तो यहां पर एक मेन चीज मैंने आपको समझाई थी कि सारी शैलियों में आपकी ये वर्क करेगी, और वो थी जैसे आपकी राजस्थानी शैली हो गई, आपकी पहाड़ी शैली हो गई, और आपकी मैं कहूं कि जो लघु चित्रण परंपरा है पूरी ही इसको करिएगा। यहां से एक तो टेम्परा मैंने बताया था, टेम्परा क्या थी, टेक्निक थी। ठीक है, टेम्परा क्या है इसकी, क्योंकि अब क्वेश्चन अगर डिटेल से आएगा तो उसको डिटेल से समझ लीजिएगा। टेम्परा वहां की टेक्निक है। माध्यम क्या है, माध्यम वाटर कलर है, जैसे कि बंगाल शैली में पढ़ते हैं वही मेन यहां पर भी है। बंगाल शैली में हमने क्या पढ़ा था, वाटर कलर और टेम्परा यूज किया गया, तो वाटर कलर में टेम्परा को लगाया गया है। ठीक है, वही यहां पर वाटर कलर में टेम्परा को रखा गया है।
टेक्निक, क्योंकि माध्यम अगर आपको अलग अलग तरीके से आता है क्वेश्चन, खाली माध्यम आपको आता है तो माध्यम रहेगा जल रंग। ठीक है, जल रंग पेपर पर बनाया गया, ज्यादातर ये जो चित्र बने हैं वो पेपर पर बनाए गए हैं। टेक्निक, अगर आपको टेक्निक पूछी गई है तो तकनीक जो है वो आपकी टेम्परा है। एक्चुअल में ये है आपकी डिटेल, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगी। ये चीजें बुक में नहीं मिलती हैं। ठीक है, बुक ही है चित्र। ये भी दिल्ली में सुरक्षित है, और ये भी, इसकी भी टेक्निक सेम है जो मैंने यहां पर समझाई थी, टेम्परा, वाटर कलर ऑन पेपर। चौगान प्लेयर, इसके चित्रकार कौन है? दाना है, 3 सेंचुरी का है, सेम इसका प्रोसीजर है। कृष्ण झूले पर, ये भी आपका दिल्ली में ही है, ये भी दिल्ली में है, सारा मैं बता चुकी हूँ, सेम टेक्निक इसकी है। ठीक है, कृष्ण झूले पर नूरुद्दीन का है। और इसके बाद हम बात करते हैं राधा बनी ठनी, ये तो मैंने आपको सब कुछ लिखवा रखा है। ये वाला जो चित्र है कृष्ण झूले पर, ये रसिक प्रिया पर आधारित है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, किस पर? राग रागनी पर आधारित है। इसमें आप देखेंगे ऊंट पर बैठे हुए राजा रानी को दिखाया गया, मारू रागनी 2। ये ऑनलाइन एक साइट होती है, वहां पर आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। जो यहाँ पर रंग थे मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त खनिज पदार्थ और बहुमूल्य धातु जैसे सोना और चांदी से बनाए जाते थे, जिन्हें चिपकाने के लिए गोंद मिलाया जाता था। ये चीजें मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हुई है। ऊंट या गिलहरी के बालों के ब्रश का प्रयोग किया जाता था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस ब्रश का प्रयोग किया जाता था, तो ऊंट या गिलहरी के बालों के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से आता है। पूर्ण होने पर आखेट पत्थर से उसे रगड़ा जाता था। घुटाई मतलब उसको ऐसे पीट पीट के घुटाई की जाती थी, जिससे वो क्या है, एक सॉफ्ट बन जाता था। ये चंपावती है और ये बिल्हण है, इनकी प्रणलीला को दिखाया गया है, चोर पंचासिका में दिखाया गया है। ठीक है, ये वो चित्र है। तो यहाँ पर क्या है, ये राग मेघ है, मालवा शैली का है राग मेघ, आपके में दे रखा है। ठीक है।